वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन 2024 का दोस्तों जो जनरल साइंस का बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में हम आपको बता दें कि इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और बायोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है और अब दोस्तों जो पढ़ रहे हैं हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान का आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 101 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का जो दोस्तों ये सॉल्व करवाया जाता है, डेली क्लास नोट्स का हल से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको इसके अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो या कोई डाउट बच रहा हो तो अपना वो डाउट हमें भेज करके उसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे बुक का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ें और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर प्राप्त करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि देख लीजिएगा, यहाँ पे ये जो क्लास होती है हर रोज को शाम को 8 बजे होती है। तो आप लोग 8 बजे इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि दोस्तों रेलवे एलपी हो गया या टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, पैरामेडिकल, यानी कि दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जो भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिए दोस्तों पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अध्यायवार अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास हमारी हो रही है वो आने वाले एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज दोस्तों हम आपको बता दें कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 में आज जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि मोल संख्या या फिर कह लीजिएगा एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानेंगे, और बर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक के बारे में जानेंगे, और धातु, अधातु और उपधातु के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियों के बारे में जानेंगे, पदार्थ की अवस्था एवं परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे, और इसके बाद दोस्तों हम लोग विलियन चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो ये सारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज देखते हैं आज का पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 101 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डाट डाट कहा जाता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा आरआरबी जेई के 2019 वाले पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था और अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में नॉर्मलता, यानी कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डाट डाट कहा जा सकता है, नॉर्मलता कहा जाएगा, द्रव्यमान संख्या कहा जाएगा, या एवोगाड्रो संख्या कहा जाएगा, या परमाणु क्रमांक कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कहा जाएगा ये एवोगाड्रो संख्या कहा जाएगा, यानी कि दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर आप देखेंगे तो 101 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहा गया है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। किसमें कहा गया है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या पूछी गई है। तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, मोलों की संख्या अगर हमको निकालनी है यहाँ पे हम लिखेंगे मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है ग्राम में भार बटे अणु भार। देख लीजिएगा यहाँ पे होता है ग्राम में भार बटे अणु भार, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है बटे अणु भार। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे ग्राम में भार तो देख लीजिएगा कितने ग्राम में भार बताया गया, 90 बताया गया। तो हम देखिए 90 ग्राम बताया गया है। अब कह रहा कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या पानी में पूछा गया दोस्तों। तो अगर जल का अणुभार अगर आप देखेंगे
तो देखिए जल का अणुभार, हम यहाँ पे लिख दिया जल का अणुभार। तो जल को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? O2 से डिनोट करते हैं। तो देख लीजिएगा O का हम जानते हैं 16, अब प्लस इसमें दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब नहीं O2, तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन का होता है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस 2 ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 2 18 हो जाएगा। तो ये 18 किसमें हम भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90, फाइनली आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या दोस्तों कितनी आ गई? 5 आ गई। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 102 का देखा जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 102 के बाद हम लोग देखेंगे 103 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के डाट डाट परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के डाट डाट परमाणु मौजूद होते हैं। 2 होते हैं, 3, 4 या फिर दोस्तों 1। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे एसिटिक अम्ल के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के जो विकल्प नंबर दिया गया है, एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु पूछा तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद होंगे। कितने होंगे दोस्तों? ऑक्सीजन के 2 परमाणु होंगे। देखिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको बता दें ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखें ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन के दोस्तों कितने? 4 परमाणु हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 4 परमाणु। कार्बन के दोस्तों कितने होंगे? कार्बन के भी 2 परमाणु होंगे। कार्बन देख लीजिए, अगर कार्बन का हो जाएगा तो कार्बन के भी कितने हो जाएंगे? 2 परमाणु हो जाएंगे। कार्बन के 2 परमाणु हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, जिसे एथेनाइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी महक आती है। किसका? एसिटिक अम्ल की वजह से। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये एसिटिक एसिड का पूछा गया तो इसमें एक मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होंगे दोस्तों? 2 मौजूद होंगे। 2 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 103 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 104 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अब देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम के कितने मोल होते हैं? 3 मोल होते हैं। तो कहा गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो देख लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या दोस्तों? द्रव्यमान बराबर फार्मूला बनेगा परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व का कुल द्रव्यमान। यहाँ पे हम लिख देंगे तत्व का कुल द्रव्यमान, तत्व का कुल द्रव्यमान बटे हमारा हो जाएगा मोल की संख्या, यानी कि मोलों, आगे लिख लीजिएगा मोलों की संख्या। देख लीजिएगा, अब तत्व का कुल द्रव्यमान कितना दिया गया? 69 ग्राम। मोलों की संख्या कितनी बताई गई? 3। तो देखिए कितना कट जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 3 3 9, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 दोस्तों देख लीजिए दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 104 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 105 नंबर, और यहाँ पे कहा हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो दोस्तों देख लीजिएगा, हीलियम के ना, यहाँ पे हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे हीलियम का परमाणु भार या अणुभार कितना होता है? देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें हीलियम, क्या लिखेंगे? हीलियम का अणुभार, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हीलियम का अणुभार कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोलों की संख्या अगर दोस्तों निकाली जाए तो यहां से हम लिख दें मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों? मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे टोटल 64 दिया गया है, यहां से हमारा हो जाएगा 64/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64/4। 4 से इसको कट करेंगे, 4 एक 4, 4 6 24, 4 एक 4, 4 6 24, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा।
16 मोल दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 105 का देखा जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 105 के बाद हम लोग देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। जहां पे परमाणु द्रव्यमान बताया गया है, N का 14 बताया गया है, H का 1 बताया गया है और O का 16 बताया गया है। N मतलब दोस्तों नाइट्रोजन का 14 होता है, H मतलब दोस्तों हाइड्रोजन का 1 होता है, O मतलब दोस्तों ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कहा गया नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। नाइट्रिक एसिड के कह रहा है, नाइट्रिक एसिड देख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे आप लिखेंगे नाइट्रिक एसिड, देख लीजिएगा यहाँ पे हमने दिया नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जो होता है हमारा, ये होता है HNO3 होता है। क्या होता है दोस्तों, HNO3 होता है, ये होता है। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखेंगे, देखिए H का कितना बता दिया गया, 1, तो हमने 1 रख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा क्या करेंगे, H का हमने रख दिया दोस्तों 1, फिर N का दोस्तों देखेंगे तो प्लस लगाएंगे, N का कितना बताया गया है यहाँ पे 14, तो यहाँ पे आप रख देंगे 14। फिर दोस्तों देख लीजिएगा प्लस कर देंगे, O का कितना बताया गया 16, तो 16 मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे आगे 3 रख देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 14 1 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 15, 16 3 48 हो जाएगा 48। देखिए 48 15 जोड़ेंगे तो 48 49 50 3 53 53 10 हो जाएगा 63, तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों देख लीजिएगा 63। अब इसने कहा ना नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों, मोलों की संख्या। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रिक एसिड में मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में मोलों की संख्या, मोलों की आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संख्या। नाइट्रिक एसिड में मोलों की संख्या 63 बटे दोस्तों देख लीजिएगा 63, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 मोल आ जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 1 मोल बराबर हमारा क्या होता है, 1 मोल होता है हमारा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। देख लीजिए कहां पे दिया गया, जी 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 106 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 106 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 106 के बाद हम लोग देखेंगे 107 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कह रहा कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वही होगा दोस्तों देख लीजिएगा 6.0, यहाँ पे जो हमारा होता है 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.022 हो जाएगा। जो 23 होता है उसको आप 22 कह लीजिएगा, इंटू 10 की पावर 23 कह दीजिएगा। देखिए अगर एक मोल में देखेंगे, यानी कि एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों देख लीजिएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। लेकिन अगर कॉपर में एक अणु कितने परमाणु होते हैं, कॉपर में अगर एक अणु के कितने परमाणु होते हैं, देख लीजिएगा कॉपर में, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉपर में एक अणु, देखिए कॉपर में एक अणु के परमाणु, कॉपर में एक अणु के परमाणु बराबर कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कौन सा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है, ये भी सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 107 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 107 के बाद हम लोग देखेंगे 108 नंबर, और 108 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। तो यहां पे अगर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे पहले निकालेंगे, देख लीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है H2SO4 होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल पहले आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक, देख लीजिएगा सल्फ्यूरिक, हमने क्या लिख दिया दोस्तों यहाँ पे सल्फ्यूरिक, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। कितना होता है दोस्तों, H2SO4 होता है।
अब दोस्तों यहां से अगर हल करेंगे, देखिए H का आप जानते हैं 1 होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा S का कितना होता है, S का होता है 32, तो यहाँ पे आगे लिख देंगे, अब 32 लिख देंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा O का आप जानते हैं 16, यहाँ पे 4 लगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, 32 2 कितना हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारा 98 ग्राम आ गया। कितना आ गया दोस्तों देख लीजिएगा, इसको आप ग्राम में लिख दीजिएगा, 98 ग्राम आ गया। अब कह रहा ना अम्ल के कितने मोल होते हैं, 25 ग्राम में कितने मोल होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोलों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, अब आप क्या करेंगे, मोलों की संख्या यहाँ पे लिखा जाएगा, मोलों की संख्या बराबर हमारा हो जाएगा ये टोटल 25 ग्राम बटे 98 आ जाएगा। इसका भाग करेंगे तो 0.255 आ जाएगा, 0.255 आ जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है हमारा 0.255, ये दिया गया है हमारा देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 108 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 108 के बाद हम लोग देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कहा है किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10 की पावर 23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या है। तो CO2 के अणु की संख्या है, देख लीजिएगा यहाँ पे CO2 के अणुओं की संख्या हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा एवोगाड्रो संख्या दोस्तों जो दी गई है, यानी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये जो दिया गया है इसको आप रख लीजिएगा। उसके बाद CO2 में अगर दोस्तों देखेंगे तो इसके लिए कितना दिया गया है, 3.0115 इंटू 10 की पावर 23 दिया गया है, इसको आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको निकालना है कण मौजूद, तो CO2 में अणु की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CO2 में अणु की संख्या, देख लीजिएगा CO2 में कण इतने मौजूद हैं, तो यहाँ पे देखिए CO2 के अणु की संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, CO2 के अणु की संख्या बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देख लीजिएगा 3.0115 इंटू 10 की पावर 23 अपान का दोस्तों देख लीजिएगा इसको कर दीजिएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, देखिए 23 से 23 कट जाएगा। ऊपर हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, 4 अंक दिए गए हैं, तो इन सबको जब बराबर करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, इसको आप देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे, देखिए 4 पद इधर भी 4 पद इधर भी हो जाएंगे, तो अब ये हो जाएगा हमारा 30115 अपान का 60230 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा 5 बार में कट जाएगा, अगर देखेंगे तो 5 15 की, देखिए 5 अब 5 दूनी 10 1 11 की 1 पूरी 11 रख दीजिएगा, और फिर 5 छक्का 30, देख लीजिएगा ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, नीचे हमारा 10 बचा है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 119 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 119 हमने बोल दिया दोस्तों, 109 नंबर का क्वेश्चन हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 109 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 110 नंबर, और 110 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, ये बात हमको बताना है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सल्फर के हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर के परमाणु हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिएगा आप सल्फर के परमाणु। तो सल्फर का अगर हम देखें तो यानी कि 1 मोल सल्फर में दोस्तों कितना हो जाएगा, अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 मोल सल्फर, देखिए 1 मोल सल्फर में कितना आ जाएगा, 1 मोल सल्फर में ये आ जाएगा 6.0 आगे लिख दीजिएगा 22 इंटू 10 की पावर 23, क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है। अब अगर यहां से अगर निकालेंगे 0.6 मोल सल्फर में,
तो 0.6 मोल सल्फर में जब निकालेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा 0.6 मोल सल्फर सल्फर में, तो ये हो जाएगा 0.6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू यहाँ पे लिख देंगे 0.6, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ जाएगा 3.6, यहाँ पे लिख दिया 3.6 6132, देखिए 132 इंटू करके 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 23 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा इतना आना चाहिए हमारा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, 3.613 इंटू 10 की पावर 22 दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 23 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन इसको मतलब दोस्तों मतलब ये जो उत्तर रेलवे बोर्ड ने माना है दोस्तों, इसमें ये उत्तर माना गया था, ये 3.613 इंटू 10 की पावर 22 माना गया था। तो एक मोल सल्फर में अगर दोस्तों देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ से एक बार देख लिया जाए सल्फर का दोस्तों, अभी आप पीछे निकाल चुके हैं, तो सल्फर का हम अगर देखें तो सल्फर के लिए दोस्तों हमने कितना निकाला था, ये देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए कापर का, ये कापर का होता है, यानी कितना होता है कापर का 6.022 होता है, लेकिन यहाँ पे 23 ही होगा दोस्तों। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा अगर देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के ये जो दिया गया है हमारा इतना, ये आ जाएगा हमारा, प्रश्न में कहीं पे 23 पावर नहीं दी गई, तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये 110 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होना चाहिए और इस जगह पे हमारा 23 होना चाहिए, ठीक है ना। ये चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और 110 के बाद हम लोग देखेंगे 111 नंबर, और इस पे कहा गया है कि हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं। अब हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है, देखिए 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है हीलियम, तो हीलियम का हम दोस्तों जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का हम कितना जानते हैं दोस्तों, हीलियम का देखिए हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है। हीलियम का अगर हम देखें यहां से लिख दीजिएगा हीलियम का हम देखेंगे द्रव्यमान परमाणु भार कितना होता है हमारा दोस्तों, 4 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा देख लीजिएगा, अब यहाँ पे पूछा ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 54/4, देखिए 4 एक अन्नम 4, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा हमारा, एक 14 हो जाएगा, 4 कहीं 12, 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी कि 13.5 मोल आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 111 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 111 के बाद हम लोग देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने बताया KCl में, देख लीजिएगा अगर देखेंगे तो KCl के 0.5 मोल के अणुओं की संख्या अगर आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, KCl के 0.5 मोल में कितना होगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23 ये होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा KCl का अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ये जो लिखा KCl के, यहाँ पे लिखेंगे KCl के मोलों की संख्या, देखिए KCl के मोल की संख्या कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.5 में कहा गया है, तो 0.5 अब हम लिख देंगे 0.5 में KCl, 0.5 में KCl के मोल की संख्या, मोल आगे लिख दीजिएगा कि आगे हम लिख देंगे संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5 हो जाएगा। 0.5 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना 10, हमने देख लीजिएगा 5 दूना 10 की 0 रख दिया, फिर 5 दूना 10 यानी कि यहाँ पे ये रख दिया 5 दूना 10, 5 दूना 10 1, 5 दूना 10, 10 1 11 हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 की 0 कैरी हो गया 1, 5 दूना 10 1 11, तो 11 यहाँ पे हमने पूरी रख दिया, और 5 छक्का 30, कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे हम, यानी कि देखिए 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 अंक बाद दशमलव ये लगा दिया। अब अगर आगे देखा जाए
तो इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30.11 इंटू 10 की पावर 23। देखिए यहाँ पे इतना आ गया। तो अब देखिए 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे था 1 अंक इसका दशमलव था ना, तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। दशमलव हमारा 4 अंक बाद लगेगा। ये दशमलव जो हमने यहाँ पे लगा के रखा है, ये दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि इस जगह पे हमारा दशमलव लग जाएगा, इस जगह पे। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो भाई अभी कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा देख लीजिएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 112 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 112 के बाद हमारा देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन, और 113 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा। CO2 के 10 मोल द्रव्यमान का कितना होगा, देखिए CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान यहां से अगर आप निकालेंगे CO2, देख लीजिएगा CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का आगे लिख दीजिएगा द्रव्यमान, CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकालेंगे। देख लीजिएगा C का अगर आप जानेंगे तो C का हमारा कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, O का हम 16 जानते हैं, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 2 34, 34 10 44 हो जाएगा। कितना आ गया टोटल हमारा 44 आ गया। अब दोस्तों 44 आ गया तो हमको निकालना क्या है, मोलों की संख्या निकालनी है। अब देखिए CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान निकालना है, CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकल आया। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा द्रव्यमान, कितना आ गया है हमारा 44। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान निकालना, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, CO2 के 10 मोल, CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। 440 दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। 113 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 114 नंबर, और इस पे कहा है कि एवोगाड्रो की संख्या Na बराबर दिया गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे 114 नंबर में, तो यहाँ पे हम जानते हैं, देख लीजिएगा ये अगर इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये देख लीजिएगा जो ये दिया गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 में हम 0.1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 602, और यहाँ पे और कितना हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, इतना ही रहेगा। 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, 2 1 3 अंक, तो यहाँ से हमारा 3 अंक इस जगह पे लग जाएगा। जब इस जगह पे हमारा लगेगा तो यहाँ से देख लीजिएगा हमारा क्या होता है, 6.022 होता है। ये पूरा वैल्यू हमारा होता है देखिए 22, तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव हमारा लगाएंगे, 1 2 और बढ़ जाएगा, तो ये दशमलव इस बीच में लग जाएगा करके, यानी कितने अंक, 1 2 3 और 1 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तब भी हमारा दोस्तों देख लीजिए कितना बनेगा जा करके, तो ये दशमलव दोस्तों हमारा जो बन जाएगा, यहाँ से ये हमारा दशमलव बन जाएगा, और इंटू 10 की पावर 23। देखिए इतना वैल्यू रख दीजिएगा तब भी सही है। अगर ये दशमलव जो यहाँ पे हमने लगा दिया है, इस दशमलव को यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा 6.022 इंटू 10 की पावर जो 23 है, तो एक पावर कम कर दीजिएगा, ऐसा भी रख दीजिएगा। कह लीजिएगा इस प्रकार से हमारा दिया गया है ये ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 114 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 115 नंबर, और इस पे कहा है कि CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान यानी कि मास कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे CH4 पहले दिया गया, तो देखिए CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों, मीथेन। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये CH4 हमारा क्या होगा, मीथेन होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों CH4, देख लीजिएगा CH4, तो C का हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, मीथेन का प्रमुख या मीथेन का ग्राम अणुभार हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये बन जाएगा हमारा
मीथेन का देख लीजिएगा 12.01, 12.01 तो हमारा सी का हो गया। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12 आ जाएगा, देखिए 0.1। और यहाँ पे एच का कितना होता है दोस्तों देख लीजिएगा, एच का हमारा होता है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे एच का हो जाएगा 1.008 और इंटू यहाँ पे आप 4 कर दीजिएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर इसको हल करेंगे तो 4 × 32 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा ये 12.01 प्लस का 4 × 32, 400 और फिर यहाँ पे 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लीजिएगा यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 × 32, 400, 4 × 4 तो 4.032, 4.032 ये हमारा इतना दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 12 × 4 16 हो जाएगा हमारा, 16 दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आ जाएगा 16.0042 हो जाएगा, 16.042 हो गया। अच्छा इतनी बात हो गई। अब 0.1, अब यहाँ पे कहा ना 0.1 मोल का द्रव्यमान, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर देखेंगे देख लीजिएगा यहाँ पे हम 0.1 का इधर मल्टीप्लाई और 0.1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, देख लीजिएगा कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.6 हो जाएगा। बस इतना ही हमारा आ जाएगा। देखिए 1.6 कहाँ पे दिया गया, 1.6 ग्राम ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो इसी को आप लिख सकते हैं 1.6 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 115 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 115 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 116 नंबर, और 116 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सत्य कथन की पहचान करनी है। और यहाँ पे कहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। फिर कहा है कि 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। फिर कहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थिति परमाणुओं की 1/3 संख्या होगी। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थिति परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है जो हमारा डी ऑप्शन, 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर संख्या होगी। 116 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे 117 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। देखिए पानी के 1 अणु में कितने मोल, देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लिख देंगे 1 मोल पानी का अणु। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मोल पानी का अणु, 1 मोल पानी का आगे लिख दीजिएगा अणु कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। देख लीजिएगा इतना हमारा ये होता है। अगर कभी आपसे, ये तो पानी का पूछा गया है, अगर कभी आपसे हीलियम का पूछ ले या हाइड्रोजन का भी पूछ ले तो भी हमारा यही होगा। देखिए 1 मोल यहाँ पे हीलियम का, देख लीजिएगा यहाँ से अगर देखेंगे 1 मोल हीलियम, देखिए यहाँ पे देखेंगे 1 मोल आगे ले दीजिएगा हीलियम, 1 मोल हीलियम का अणु भार, आगे क्या लिखेंगे अणु भार, क्या हो जाएगा ये भी इतना ही रहेगा इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। अच्छा ये हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 मोल, हम यहाँ पे देखेंगे 1 मोल हाइड्रोजन का, देख लीजिएगा हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन का अणुभार ये भी इतना ही रहेगा। यानी कि पानी का पूछा जाए या हीलियम का पूछा जाए या हाइड्रोजन का पूछा जाए, इन सभी का जो परमाणु भार होगा दोस्तों वो हमारा सबका इक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा।
तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 117 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 118 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे इसने जो बताया है कि सल्फर का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने पीछे पढ़ा दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 117 नंबर तो हमने पढ़ ही लिया है दोस्तों। 118 नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 118 नंबर अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 118 नंबर में कहा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है, तो सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 16 ग्राम में मोलों की संख्या पूछा गया है। देख लीजिएगा मोलों की संख्या निकालेंगे, कितना ग्राम दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देंगे मोलों की संख्या। देख लीजिएगा मोलों की संख्या हमारी कितनी दी गई है, 32 बटे, अब 16 ग्राम में कहा ना, इसलिए 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम हमारा ऊपर रखा जाएगा, 32 हमारा नीचे रखा जाएगा। देखिए 16 ग्राम में पूछा है इसलिए 16 बटे हमारा हो जाएगा 32, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 4 दूना 8, देख लीजिएगा 1 बटे 2 अर्थात 0.5 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 0.5। तो सल्फर का 0.5 मोल दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 118 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि 60 ग्राम हीलियम यानी कि He में मोलों की संख्या क्या होगी। 60 ग्राम हीलियम He में मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए 25 मोल, 10 मोल, 15 मोल या फिर दोस्तों 12 मोल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अब 60 ग्राम में पूछा गया है तो 60 ग्राम का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान या अणुभार कितना होता है, देख लीजिएगा हीलियम का अणुभार, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे अणु, आगे लिख देंगे भार, कितना होता है दोस्तों 4। देखिए यहाँ पे कहा ना मोलों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोलों की, आगे लोग दोस्तों लिख दीजिएगा संख्या, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 60 ग्राम में पूछा है बटे 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा हमारा 15 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मोल, देख लीजिएगा सी पे दिया गया है। तो 119 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 119 के बाद हम लोग 120 नंबर देखेंगे, और इसमें हमारा कहा है कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, तो ग्लूकोज में पूछा गया है। तो ग्लूकोज का अगर अणुसूत्र जानेंगे, देख लीजिएगा ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्लूकोज, देख लीजिएगा ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, वो होता है C6H12O6। देखिए वो होता है C6H12O6, ये हमारा होता है फार्मूला इसका C6H12O6 ये होता है। अब देख लीजिएगा बारी बारी से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, कार्बन का हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है हमारा 12, तो 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस का H हाइड्रोजन का दोस्तों हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 जानते हैं 16 गुणे 6 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 एक 12 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 की 0 हो जाएगा, 6 2 8 2 10 की 0 कैरी हो जाएगा हमारा 1, 9 1 10 10 7 17 1 हो जाएगा 18। तो ये तो आ गया दोस्तों देख लीजिएगा 180। अब हमको निकालना है मोलों की संख्या, तो यहां से आप लिख दीजिएगा मोलों की, आगे लिख दीजिएगा संख्या, मोलों की संख्या बराबर निकालेंगे, ये हो जाएगा 540 बटे 180, 0 0 कट गया, 18 को 54। मोलों की संख्या दोस्तों हमारे देख लीजिएगा 3 आ गई, जो कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 120 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे 120 के बाद 121 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है हीलियम के 52 किलोग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। हीलियम के 52 किलोग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए हीलियम का अणुभार कितना होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे हीलियम का
अणु भार हम यहाँ पे देखेंगे, अणु भार कितना होता है 4। तो अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे मतलब कहा ना हीलियम के 52 किलोग्राम में अणु की उपस्थिति की संख्या, अणु के उपस्थिति की संख्या अगर आप निकालेंगे यानी कि मोलों की संख्या वही है निकालना है, चाहे अणु की उपस्थिति कह दीजिएगा चाहे मोलों की संख्या कह दीजिए, चाहे तो मोलों की संख्या। मोलों की संख्या देख लीजिएगा 52 किलोग्राम वो दिया गया है, बटे हम क्या कर देंगे मोलों की संख्या में बटे 4 कर देंगे। अब 4 एकन्नम 4, 4 तेई 12 हो जाएगा। तो मोलों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई 13, जो कि दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 121 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 122 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है नाभिक के नहीं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। फिर कहा गया है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। फिर कहा गया किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। फिर कहा है कि 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 122 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 122 के बाद हम लोग देखेंगे 123 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एवोगाड्रो संख्या के समतुल्य है। एवोगाड्रो संख्या दोस्तों कह रहा किसके समतुल्य है, तो एवोगाड्रो संख्या दोस्तों हम देखेंगे तो 6.02214 इंटू 10 की पावर 23 के समतुल्य है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 123 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 124 नंबर, और 124 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। ये किसके द्वारा निरूपित की जाती है दोस्तों, एवोगाड्रो की संख्या दोस्तों जो हम लोग निरूपित करते हैं Na द्वारा निरूपित किया जा सकता है। इसका जो वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, ये हमारा होता है। दोस्तों देख लीजिएगा ये कहाँ पे दिया गया है Na, देख लीजिएगा Na, देख लीजिएगा NaAN, देखिए N0। तो यहां से अगर आप देखेंगे 124 का जो हो जाएगा, देखिए एवोगाड्रो की संख्या किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, N0 से डिनोट कर लीजिएगा। यहाँ पे Na द्वारा निरूपित किया, देखिए एवोगाड्रो संख्या कहते हैं इसे प्रायः N0 या Na द्वारा डिनोट किया जा सकता है। देखिए एवोगाड्रो की संख्या देखिए हम लिखे दे रहे हैं एवोगाड्रो, देखिए एवोगाड्रो को हम देखिए यहाँ पे N0 या एवोगाड्रो को हम N0 या Na से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे कुल मिलाकर देख लीजिएगा 124 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या कहा गया, CO2 के 88 ग्राम में अणुओं की संख्या। देख लीजिएगा CO2 का, पहले CO2 का अणुभार अगर हम देखेंगे, अणुभार देखिए CO2 का अणुभार निकालेंगे तो C का दोस्तों आप जानते हैं कितना होता है 12 होता है। यहाँ पे आप लिख देंगे 12 और फिर प्लस कर देंगे O का आप जानते हैं 16 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 16 दूनी 32 और 34 10 44, कितना आ जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। देख लीजिएगा हमने 44 रख दिया। अब दोस्तों देखेंगे तो CO2 का पूछा गया है, तो यानी कि मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या आप कह दीजिएगा। देखिए अणु या आप कह दीजिएगा मोल, या अणु या मोलों की आगे ले दीजिएगा संख्या। अणु या मोलों की संख्या अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अणु या मोलों की संख्या। देखिए कितना दिया गया 44 अपान का 88 ग्राम में पूछा ना, तो ये 88 अपान का कितना हो जाएगा 44। देखिए 44 दूना 88, कितना आ जाएगा 2 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 125 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 125 के बाद हम लोग देखेंगे 126 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या अगर आप देखेंगे वो हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 1 ग्राम अणुओं में हाइड्रोजन संख्या,
देख लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 0.5, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या जो होती है, यानी कि एक मोल में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या, एक आगे लीजिएगा मोल में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या, कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा कुल मिलाकर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, चाहे इतना आप लिख दीजिएगा चाहे 2 कर दीजिएगा। ये दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, तो 126 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 127 नंबर में दोस्तों अगला अध्याय आ रहा, बर्जीलियस की परिकल्पना या तत्वों के प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। कहा गया निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लोहा दोस्तों जो है, लोहा के प्रतीक में दोस्तों हम क्या करेंगे, लोहा के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे कार्बन का हम प्रतीक जानते हैं, ये आयोडीन का दोस्तों क्या जानते हैं, आयोडीन का आई, लोहा का दोस्तों Fe और फ्लोरीन का दोस्तों हमारा F। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं लोहा में, तो 127 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 128 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। अब देख लीजिएगा वो वैज्ञानिक कौन से हैं, बर्जीलियस है, डाल्टन है, या फिर दोस्तों डेमोक्रिटस हैं, या लेवोइसियर है, यानी कि लेवोइसियर, यानी कि ये जो हो जाएंगे बर्जीलियस हो जाएंगे। यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जाए। तो ये दोस्तों बर्जीलियस ने दिया था, कब दिया था, 1811 ईस्वी में दिया था। बर्जीलियस ने 1811 ईस्वी में ऐसे ही मतलब तत्वों के लिए निर्माण के लिए ऐसा उन्होंने सुझाव दिया था। यानी कि विकल्प नंबर देखेंगे तो 128 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 129 नंबर, और 129 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया कहा गया निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बने होते हैं। अभी भी देखिए पीछे पढ़े हैं बर्जीलियस, तो बर्जीलियस हमारा देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे यहाँ पे दे दिया गया, तो 129 का हमारा विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 130 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डाट ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो ये देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, इसको किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। यानी कि 130 का हमारा विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 131 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है, तांबा में, कार्बन में, क्लोरीन में, या फिर दोस्तों कैल्शियम में। तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्बन में। तो कार्बन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो 131 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है, तो वो हो जाएगा कार्बन। कार्बन में दोस्तों केवल 1 तत्व होता है। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 132 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि दिया गया प्रतीक डॉट डॉट तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, कार्बन का, सोना का, पारा का, या फिर दोस्तों हाइड्रोजन का। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का रासायनिक प्रतीक है या आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डॉट डॉट में लिखा जाता है, तिरछे अक्षर में, बड़े अक्षर में, छोटे अक्षर में, या फिर दोस्तों मोटे अक्षर में। तो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है पहला अक्षर। दोस्तों ये देख लीजिएगा दिया गया है किसमें, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा विकल्प 133 का राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा धातु, अधातु और उपधातु के बारे में हम लोग अब यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया,
दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है धातु, अधातु और उपधातु का, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। दोस्तों इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। हमको उपधातु बताना है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। यहाँ पे एस एन करके जो दिया गया है, इसको आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है ये हमारा। फिर दोस्तों जीई दिया गया है, सी दिया गया है, पी भी दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कौन सा एक तत्व उपधातु है। तो उपधातु के श्रेणी में जो दोस्तों आएगा ये हमारा जीई यानी कि जर्मेनियम आएगा। जर्मेनियम हमारा उपधातु की श्रेणी में हो जाएगा, यानी कि 134 का विकल्प नंबर हमारा बी जर्मेनियम। यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो हमारा आएगा ये उपधातु की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 135 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सभी युग्म का चयन कीजिए। सल्फर और फास्फोरस, हाइड्रोजन और हीलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। इसमें भी वही चीज पूछी गई है, कहा गया कि निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि अर्धधातु जो हो उनका युग्म कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, अभी अभी आपने पढ़ा पीछे जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के साथ दोस्तों हमारा जो सिलिकॉन होता है ये हमारा किस में आता है, ये अर्धधातुओं के युग्मों के अंतर्गत आता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा डी 135 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धधातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनमें सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण भी पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या फिर कैडमियम सेलेनाइड। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं हम। और जहां भी पूछा गया है अर्धधातु पूछा गया तो अर्धधातु में हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है। विकल्प नंबर 135 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, उपधातु पूछा गया है। उपधातु में दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा तत्व उपधातु कहा गया है। देखिए नंबर 1 में दिया गया बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर दिया गया है सेलेनियम और फिर दिया गया है आयरन। तो उपधातु वो तत्व होते हैं दोस्तों जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु क्या होते हैं, जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए जहां पे अगर हम आपको लिख दें उपधातु क्या होता है, जिनमें हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जिनमें धातु एवं उपधातु, इनमें धातु एवं उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। जिनमें धातु एवं उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का एंटीमनी जो दोस्तों है यही हमारा उपधातु हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, देखिए 7 होती है। देखिए यहाँ पे अगर अगला पॉइंट हम लिखें उपधातु की कुल संख्या, उपधातु की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 होती है। क्या होती है दोस्तों, उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो आपने जान लिया एंटीमनी होता है, एंटीमनी आपने लिख लिया पहला। दूसरा अगर दोस्तों देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या दिया गया है, एंटीमनी के साथ साथ दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बोरोन,
फिर हमारा दिया है सिलिकॉन, बोरोन, फिर सिलिकॉन, बोरोन के बाद सिलिकॉन, देखिए तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यहाँ पे आगे देख लीजिएगा जर्मेनियम, जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, आर्सेनिक, और फिर छठे नंबर पे दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, टेलेरियम और पोलोनियम। देखिए यहाँ पे अगला होता है टेलेरियम, टेले टेले टेलेरियम, देखिए टेलेरियम, इसको सही से लिख लीजिएगा, टेलेरिनियम और पोलोरियम। देखिए टेलेरियम, यहाँ पे हमारा हो गया टेलेरियम, और सातवां होता है पोलोरियम, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, पोलोनियम, ये कह लीजिएगा पोलोनियम होता है, ठीक है, शुद्ध पोलोनियम, ये हमारा दोस्तों होता है। तो ये हमारे कुल मिलाकर के उपधातुओं की संख्या 7 होती है। एंटीमनी होती है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है, और बोरान होता है, पोलोनियम होता है। ये हमारे 7 उपधातुओं की कुल संख्या दोस्तों 7 होती है। उपधातु क्या कौन कौन से होते हैं, जिनमें धातु एवं उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। यानी कि जिनमें धातु और अधातु, देखिए धातु और अधातु यहाँ पे हमको लिखना चाहिए, उपधातु में लिख दिया हो, उपधातु ही तो पूछा गया है, धातु एवं अधातु यहाँ पे होना चाहिए। अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग दोस्तों उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या दोस्तों 7 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे हो गया एंटीमनी हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलेरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कुल मिलाकर देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे कौन सा तत्व उपधातु है, तो देख लीजिएगा एंटीमनी और सेलेनियम, और सेलेनियम तो यहाँ पे है नहीं कहीं, ये सिलिकॉन है, और टेलेरियम है, तो सेलेनियम तो गलत है, और ये पोलोनियम होता है, तो ये केवल एंटीमनी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 136 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कह रहा कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, तो दोस्तों देख लीजिएगा जर्मेनियम हमारा क्या है, ये अधातु है, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो इनमें से अगर दोस्तों देखेंगे तो जर्मेनियम जो दिया गया है, कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है कहा गया है, तो जर्मेनियम यानी कि जीई तत्व जर्मेनियम ना तो धातु है और ना ही अधातु है, अर्थात यह एक उपधातु है। अभी आपने पढ़ा पीछे, ये क्या है हमारी, ये हमारी उपधातु है। तो जर्मेनियम देखेंगे तो ये क्या है, हमारी उपधातु है। क्या है दोस्तों, ये उपधातु के अंतर्गत आएगा। जर्मेनियम हमारा क्या है, उपधातु है। और दोस्तों यहाँ पे हम बता दें आपको, तो ये हमारा कुल मिला क्या हो जाएगा, उपधातुओं के अन्य उदाहरण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और दोस्तों पोलोनियम होता है, और आर्सेनिक होता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आर्सेनिक नहीं होता है, आर्सेनिक हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उपधातुओं के अन्य उदाहरण दोस्तों आर्सेनिक हमारा हो जाता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 137 का हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि अधातुओं के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंधन बनाती हैं। फिर कह रहा अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। फिर कह रहा अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर बंध बनाती हैं। फिर कह रहा अधातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। ये भी हमारा दोस्त देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है, कहा गया है कि अधातुएं प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होती हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाती हैं। ये हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 138 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा क्या दिया गया है। और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है।
उपधातु नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आर्सेनिक भी हमारी उपधातु है, सेलेनियम भी हमारी उपधातु है, और एंटीमनी भी है। और दोस्तों देखिए सेलेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, तो यहाँ से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो कुल मिला के कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों हम आपको अगर बता दें कि सेलेनियम दोस्तों जो होता है वो सेलेनियम की खोज 1870 में बर्जीलियस द्वारा की गई थी। सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, देख लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक ये क्या है, उपधातु हैं, लेकिन ये जो दिया गया है हमारा सेलेनियम जो है ये उपधातु नहीं है। इसकी खोज दोस्तों अगर देखेंगे तो 139 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। खोज की बात की जाए तो खोज हमारा बर्जीलियस द्वारा किया गया था, बर्जीलियस देख लीजिएगा, खोज हमारा बर्जीलियस के द्वारा हुआ है। और कब हुआ है दोस्तों, 1817 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे कब हुआ है दोस्तों, 1817 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 139 के बाद देखेंगे 140 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। अब इसमें कहा कि धातु कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए पीबी, एससी, जीए, एसआई, तो यहाँ से अगर दोस्तों देख लिया जाए तो यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो ये जो एसआई दिया गया है यानी कि सिलिकॉन, ये हमारी धातु नहीं है। बाकी सारी धातुएं हैं, लेकिन जो सिलिकॉन दिया गया है ये हमारी धातु नहीं के अंतर्गत आ जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे 140 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए अगला हमारा दिया गया है 141 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं कहा गया है, तो कहा गया कि निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। फिर कहा गया धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती करती हैं। ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं और धनावेशित आयन बनाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि कैल्शियम मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये मैग्नीशियम हो गया दोस्तों, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कैल्शियम हो गया। तो ये सारी चीज दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा ना धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ये बात सही है। 141 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अधातुओं की, धातुओं की, अर्धधातुओं की, या फिर दोस्तों उपधातुओं की। ये दिया गया है विकल्प नंबर बी पे। तो ये हमारा हो जाएगा धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो यहाँ पे अगर जो भरा जाएगा धातुओं भर दिया जाएगा, यहाँ पे हम क्या भर देंगे, धातुओं। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। 142 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसमें या जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। चालकता है, सरंध्रता है, तन्यता है, आघात वर्धनीयता है। 143 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है तन्यता। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तन्यता। दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 143 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट प्रकृति में विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं होते हैं, अधातुएं होते हैं, उपधातुएं होते हैं या अर्धधातुएं होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी कि धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं या तत्व कहलाती हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये जो होते हैं अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर के स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं, धनात्मक में परिवर्तित होती है। यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, धातुएं। दोस्तों देख लीजिएगा, धातुएं दिया गया हमारा विकल्प नंबर ए पे, तो ये ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आगे देख लीजिएगा, दिया गया है 145 नंबर, और इसमें कहा है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिसके परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्राकार यानी कि वक्र के आकार का होता है, यानी कि वक्र होता है। तो वक्र दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो 145 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 146 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। आघात वर्धनीयता, चालकता, तन्यता, प्रतिध्वन्यात्मकता। देखिए धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी कि फाइल बनाने में आसानी होती है। आघात वर्धनीयता, चालकता, तन्यता, प्रतिध्वन्यात्मकता। यानी कि 146 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है आघात वर्धनीयता, देख लीजिएगा 146 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इन गुण धर्म को आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण उनका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी का, एल्युमिनियम का, तांबा का, पीतल का, सोना का, ये सब इनको पीट करके यानी कि बनाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर के इनको क्या कहा जाता है, आघात वर्धनीयता कहा जाता है या आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इनमें कौन कौन सी धातुएं आती हैं, देखिए चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये सारी धातुएं इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 147 नंबर क्वेश्चन, और 147 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। धातुओं के अगर कोई धातु है उसको पतली तार के रूप में ढाल दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अभिक्रियाशीलता कहा जाएगा, या विलेयता कहा जाएगा, या तन्यता कहा जाएगा, या आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस प्रकार के धातुओं को हम तन्यता बोलते हैं, यानी कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की प्रक्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अरे सोच लीजिए दोस्तों कितना हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 147 का विकल्प नंबर सी, यानी कि 147 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसमें तन्यता में अगर देखेंगे तो सबसे अच्छा क्या होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला पॉइंट, सोना सोना तन्यता में सबसे 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 अधिक तन्य धातु, सबसे आगे लिख दीजिएगा अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। अब दोस्तों देख लीजिएगा सोने के 1 ग्राम सोने में, देखिए 1 ग्राम सोने में, यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा 1 ग्राम सोने में 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार, आगे लीजिए लंबा तार बनाया जा सकता है। समझ लिया दोस्तों आपने।
यानी कि 1 ग्राम सोना आप समझ ही सकते हैं कितना होगा, उसमें कितना लंबा तार बनाया जा सकता हो, उसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोने में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 147 के बाद हम लोग देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन। और 148 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन तन नस्लता कहा जाएगा, सुरीला कहा जाएगा, चालकता कहा जाएगा, आघात वर्धनीयता कहा जाएगा। यानी कि 148 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आघात वर्धनीयता। विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहेंगे। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 148 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 149 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? दोस्तों ए ऑप्शन में देख लीजिएगा, कहा गया कि वे तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो यहां से अगर देखेंगे 149 नंबर में तो कहा गया कि वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, 149 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट मानेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डाट डाट विद्यमान होती है, अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति के रूप में, गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के साथ मिश्रण के रूप में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो बी ऑप्शन में दिया गया है मुक्त स्थिति में, यानी कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डाट डाट विद्यमान होती है। तो धातु अपने वास्तविक स्थिति में मुक्त स्थिति में विद्यमान होती है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी अगर देखेंगे तो 150 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 150 के बाद हम लोग देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिए तो दिया ये गया है, निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? देख लीजिए इसमें पूछा गया है भौतिक गुण अधातुओं का कौन सा नहीं है, वो बात बताना दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे नहीं है पूछा गया है ना, जब नहीं है पूछा गया तो ये हमने हाईलाइट कर दिया है। तो ये दोस्तों हो जाएगा केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघात वर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी के 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो इसमें कहा गया है कि निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों 151 नंबर का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि केवल ठोस अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? केवल ठोस अवस्था में होते हैं। ये जो शब्द दिया गया है ये हमारा अधातुओं का भौतिक गुण नहीं होगा। और बाकी जो दिया गया है आघात वर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? भौतिक गुण के अंतर्गत हमारे आते हैं। मतलब और बाकी का केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये भौतिक गुण के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 151 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 152 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जा सकता है? तो देख लीजिएगा निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो वो धातु है, निष्क्रिय तत्व है, अधातु है, या फिर दोस्तों उपधातु है। तो 152 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है अधातु, यानी कि सी ऑप्शन, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अधातु हो जाएगा। 152 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 153 नंबर। और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
सभी धातुएं चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में हैं और मुलायम हैं। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। सभी धातु आघात वर्धनीय और नमनीय हैं। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें अगर देखेंगे तो ये जो दिया गया धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है कहा गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे सभी धातु यानी कि पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। ये दिया गया है बी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे दोस्तों देख लीजिएगा 153 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 154 नंबर और इस पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है, तो Ag, Al, Na, Zn। देखिए Ag का मतलब दोस्तों होता है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे Ag जैसे कहा गया है तो Ag हमारा होता है चांदी होता है। अगर यहाँ पे Au की बात कर लिया जाता तो Au हमारा सोना हो जाता। देख लीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है, देखिए Ag जो लिखा है ये क्या है, हमारी चांदी है, ठीक है, चांदी है। और Au की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वो हमारा सोना है। और यहाँ पे Al की बात कर लिया जाए तो ये हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है। और यहाँ पे Na की बात कर लिया जाए तो ये हमारा सोडियम है, क्या है दोस्तों, सोडियम है। और Zn की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे ये हमारा जिंक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो इनमें से जो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से हमारा जो राइट विकल्प हो जाएगा Ag का है ना, कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है। देखिए सोना तो सबसे अधिक नम्य एवं लचीली है, लेकिन सोना तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया, Au को नहीं दिया गया ना, इसलिए आप इसको तो ऐसे हमने लिख दिया है। और यहाँ पे चांदी सबसे ज्यादा हो जाएगा। चांदी दोस्तों देखिए दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 154 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 154 के बाद हम लोग देखेंगे 155 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। जस्ता मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है या फिर दोस्तों सोडियम मिलाया जाता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है। जस्ता, तांबा, कार्बन या फिर दोस्तों सोडियम। तो 155 में दोस्तों देखेंगे तो लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए दोस्तों हम लोग कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों, कार्बन को मिला दिया जाता है तो लोहा मजबूत और दोस्तों क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो विकल्प हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और आगे कहा है कि डाट डाट सबसे नमनीय तन्यशील धातु है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे नमनीय तन्यशील धातु, ये दोस्तों जो Au लिखा है ये हमारा सोना होता है। क्या होता है, सोना। और ये क्या होता है दोस्तों, चांदी होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तो सोना हो जाएगा, तो सोना देख लीजिएगा यहाँ पे ये हम रख देंगे Au बोले तो दोस्तों तो सोना, क्या दोस्तों, सोना। सोना सबसे नमनीय एवं तन्यशील धातु है। तो यहाँ पे देखेंगे 156 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा दिया गया है 157 नंबर और इस पे कहा है कि मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। देखिए मैलिएबल के गुण को दर्शाता है, गैर धातु दर्शाता है या धातु दर्शाता है या गैस या फिर दोस्तों गैर धातु के यौगिक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है मैलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। किसके गुण को दर्शाता है दोस्तों, धातु के गुण को दर्शाता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। 157 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 के बाद हम लोग देखेंगे 158 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। सोना होता है, चांदी होता है या दोस्तों गैलिनियम होता है या फिर दोस्तों जर्मेनियम होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें गैलियम जो लिखा है, गैलियम एक धातु है दोस्तों। गैलियम क्या होता है, एक धातु है जिसका प्रतीक दोस्तों आप जानते हैं Ga से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है, एक हमारा ये इसको हमने क्या बताया, गैलियम हमारा एक धातु है।
गैलियम हमारा किसके अंतर्गत आएगा? धातु के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है। यह प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफेद होती है। यह क्या होता है दोस्तों? प्रकृति में मुलायम और चांदी जैसे सफेद होती है। यह सामान्य तापमान में तरल अवस्था में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 158 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है 159 नंबर में कहा गया है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? आघात वर्धनीयता, कठोरता, तन्यता, धात्विक चमक। तो दोस्तों देखेंगे 159 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा डी, यानी कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। ये हो जाएगा हमारा धात्विक चमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? धात्विक चमक। 159 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 160 नंबर हमारा 160 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी, यानी कि 160 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 161 नंबर, और इस जगह पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है? देखिए, आघात वर्धनीयता का उदाहरण अगर देखेंगे तो स्वर्ण पत्र ये तो बहुत ही नंबर 1 में आता है, चांदी फाइल ये भी बहुत ही नंबर 1 में आता है, लिथियम फाइल ये भी आता है, लेकिन इंडियम पन्नी जो लिखा है ये हमारा नहीं होता है दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा नहीं है इनमें से कौन सा आघात वर्धनीयता का उदाहरण नहीं है। तो इंडियन पन्नी जो दोस्तों हमारा दिया गया है 161 का बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि धातुओं के ऑक्साइड या आमतौर पर डाट डाट होते हैं। बेसिक या कम प्रतिक्रियाशील उभयधर्मी ऑक्साइड, या उदासीन, या फिर दोस्तों अम्लीय। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डाट डाट होते हैं। तो ये दोस्तों हमारा होता है धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिक होते हैं। बेसिक दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 162 का हमारा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 63 नंबर में कहा है कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। पारा, ब्रोमीन, कैल्शियम, या फिर दोस्तों सल्फर। 163 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है ब्रोमीन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 163 का विकल्प नंबर बी, यानी कि अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती हैं, वो क्या होता है? ब्रोमीन होता है। विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि डाट डाट एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ब्रोमीन, पारा, बोरान, क्लोरीन। तो 164 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है ब्रोमीन, देख लीजिएगा यहाँ पे लिख देंगे ब्रो, आगे लिख देंगे मीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 164 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 165 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डाट डाट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं। डाट डाट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं। कैल्शियम है, पारा है, हीलियम है, ब्रोमीन है। तो यहां से अगर दोस्तों आप देखेंगे 165 में डाट डाट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं, तो वो हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। तो देख लीजिएगा, अभी भी आप पीछे पढ़े हैं, ये तो कहा गया पाई जाने वाली अधातुएं हैं, अधातु के बारे में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 165 का विकल्प
और हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर, यहाँ पे कहा है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। सौर पैनल में दोस्तों फोटोवोल्टिक प्रभाव यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा यानी कि फोटॉन का उपयोग करते हैं, और पैनल मॉड्यूल में वेफर आधारित क्रिस्टलीय सिलिकॉन सेल या कैडमियम टेल्यूराइड या सिलिकॉन आधारित एक पतली झिल्ली वाली सेल मुख्यतः प्रयोग की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो सिलिकॉन शब्द जो दिया गया है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन प्रयुक्त होती है, ये दिया गया है बी ऑप्शन। तो 166 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है कि धातुओं के ऑक्साइड यानी कि प्रकृति में डाट डाट होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डाट डाट होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं। तो 167 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है अम्लीय होते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, अम्लीय। देखिए अम्लीय शब्द दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 167 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं या फिर दोस्तों क्षारीय होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ये दोस्तों देख लीजिएगा क्या लिखेंगे, अम्लीय। 168 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कहा गया कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है। उपधातु के रूप में कह रहा किसे जाना जाता है। देखिए कार्बन को, तांबा को, जर्मेनियम को या फिर दोस्तों आयोडीन को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्व होते हैं। और उपधातु के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको, सिलिकॉन और जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, देखिए सिलिकॉन तो कहीं पे दिया नहीं गया, तो जर्मेनियम तुम्हारा दिया गया, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 169 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 169 के बाद हम लोग देखेंगे 170 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ZnSi का, GaAs का, GeAs का या ZMTE का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा 170 दिया गया है वो हो जाएगा, कह रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आम तौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम और दोस्तों आर्सेनिक का। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा जर्मेनियम Ga और As का। तो देखिए Ga और As का अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए Ga जर्मेनियम तुम्हारा Ge होता है। Ga दोस्तों जो होता है देख लीजिएगा, ये जो Ga लिखा है ये क्या होता है हमारा, Ga होता है गैलियम होता है। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, गैलियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, गैलियम लिखेंगे। और जो ये As लिखा है इसको तो आप आर्सेनिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आर्सेनिक लिखेंगे। तो इनका प्रयोग देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 170 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 171 नंबर पे, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। सीसा है, ब्रोमीन है, सोना है या फिर दोस्तों सिलिकॉन है। तो यहाँ पे दोस्तों सिलिकॉन जो हमारा ये एक उपधातु के अंतर्गत आता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो देख लीजिएगा यहाँ पे सिलिकॉन और दोस्तों क्या होता है, जर्मेनियम भी होता है, जर्मेनियम भी होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो धातुएं होती हैं, क्या होती हैं, उपधातु होती है। तो 171 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 172 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है। डाट डाट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं।
डॉट डॉट को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। मिश्र धातुओं को, यौगिकों को, अधातुओं को या फिर दोस्तों मिश्रणों को। तो 172 में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अधातुओं को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर रखेंगे दोस्तों तो अधातुओं को रखेंगे, अधातुओं लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? अधातुओं। ये दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 172 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 172 के बाद हम लोग देखेंगे 173 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? चालक हो जाएगा, हल्के पदार्थ हो जाएंगे, भंगुर हो जाएगा, मंद एवं दीप्त रहित हो जाएगा। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? ये कहा गया है। यानी कि अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? चालक, हल्के पदार्थ, भंगुर, मंद एवं दीप्त रहित पदार्थ। 173 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हमारा इसका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा चालक, यानी कि ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को हम लोग राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा चालक हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो ये चालक दिया गया है ए ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माना जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 174 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु को गुणधर्म, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं को गुणधर्म है? देखिए ध्वन्यात्मक, आघात वर्धनीय, अर्धचालक या फिर दोस्तों तन्य। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 174 का जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन अर्धचालक, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातुओं का गुणधर्म हमारा जो हो जाएगा ये अर्धचालक हो जाएगा। 174 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 175 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डाट डाट होते हैं। धातु में विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डाट डाट होते हैं। परमाणु होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। 175 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 175 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 176 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन कहा है कि गलत है? अधातुएं ऋणात्मक बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं धनायन बनाती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछा है, हमको गलत कथन को बताना है। यानी देख लीजिएगा गलत कथन बताइए, तो धातुएं धनायन बनाती हैं, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत को पूछा है तो 176 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है नेक्स्ट चैप्टर मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियों के बारे में हम जानेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देख लीजिएगा यहाँ पे 177 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 177 का विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, ये दिया गया है 177 का सी, यानी कि देखा जाए तो 177 का सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 178 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? बर्फ नहीं है, अमोनियम क्लोराइड नहीं है, निफ्थलीन नहीं है, कपूर नहीं है। तो 178 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा ए दिया गया है ये बर्फ, यानी कि 178 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 178 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और नेक्स्ट देखेंगे, कहा गया कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। पृथक्कारी की फनेल या आसवन या क्रिस्टलीकरण या निस्यंदन। तो यहाँ पे देखेंगे तो 179 का दोस्तों विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, निस्यंदन। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 179 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 179 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 180 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परासरण का प्रयोग किया जाता है, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का, या टर्गर दाब का। तो 180 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, विपरीत परासरण का। तो देख लीजिएगा 180 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, विपरीत परासरण, क्या हो जाएगा, विपरीत, आगे ले दीजिएगा परासरण। देख लीजिएगा विपरीत परासरण हमारा दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन पे। तो 180 का विकल्प नंबर दोस्तों बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 181 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। स्फीति दाब का, परासरण का, रिवर्स परासरण का, साइटोलिसिस का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे आप तो हमारा क्या हो जाएगा, 181 नंबर में जो दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 181 का जो हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रिवर्स परासरण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवर्स परासरण का हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा रिवर्स परासरण दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 181 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, हाँ ये जो था इस जगह पे दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट था। तो ये तो सब ठीक ही है दोस्तों, हम लोग पीछे चले आ रहे हैं, हमको आगे जाना है। 181 के बाद हम लोग देखेंगे 182 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि विलयीकरण, यानी कि विलौणी लिखा है, विलौणीकरण या डिसालिनेशन क्या है। यानी कि विलौणीकरण या डिसालिनेशन क्या है। यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। यह सड़न यानी क्षय की प्रक्रिया है। तो ये देखेंगे दोस्तों तो 182 का जो हो जाएगा हमारा, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 182 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 183 नंबर, और इस पे कहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत विघटन कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है, ओजोनीकरण कहा जाता है, या ऑक्सीकरण कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहेंगे विद्युत विघटन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत विघटन कहेंगे। 183 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हम लोग देखेंगे 184 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, या नेफ्थलीन। तो 184 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ए, यानी कि सोडियम सल्फेट। देख लीजिएगा ये ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। सोडियम सल्फेट देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 185 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोरेट का, अमोनियम फास्फेट का, अमोनियम सल्फेट का। तो 185 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो ए दिया गया है अमोनियम क्लोराइड का। ये देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन।
तो यहाँ भी हमारा 185 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, इसका अणु दोस्तों NH4Cl होता है। यानी कि अगर इसका देखेंगे तो NH4Cl ये होता है, इसका अणुसूत्र होता है किसका, अमोनिया क्लोराइड का। यह दोस्तों श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अत्यंत विलेय है। तो ये यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 186 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हम बोलेंगे, देख लीजिएगा कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। आसवन या डिस्टिलेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, या क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीलाइजेशन, या निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। तो 186 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा बी दिया गया है, यानी कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग हम लोग करेंगे। ये दिया गया है विकल्प नंबर बी। तो 186 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 187 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। एल्कोहल और पानी को, नमक और पानी को, तेल और पानी को, एल्कोहल में आयोडीन को। तो 187 का अगर दोस्तों आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है, अगर हम मिश्रण अलग अलग कीपों यानी फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं। ये दिया गया है 187 का सी ऑप्शन, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा 2018 के पेपर में पूछा गया था। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, तो ये हो जाएगा आसवन विधि। क्या है दोस्तों, आसवन विधि। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 188 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा 188 के बाद 189 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। देखिए NaCl और NH4Cl के कारण मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा जो ये NH4Cl हमारा दिया गया है, ये अमोनियम क्लोराइड है। क्या है दोस्तों, देखिए NH4 यहाँ पे हम लिख देंगे NH4Cl, ये है अमोनियम क्लोराइड। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो दिया गया है NaCl, ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों हमारा, इसको बोलेंगे आप सोडियम क्लोराइड। देखिए इसको अगर आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें दोस्तों ये ऊर्ध्वपातन हम विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे, तभी जाके हम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। यानी कि ऊर्ध्वपातन दोस्तों हमारा देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 189 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 190 नंबर, और यहाँ पे हमारा अगला अध्याय आ रहा पदार्थों का अवस्था परिवर्तन के बारे में आ रहा है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कारक निम्नलिखित में से कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को, देखिए किसके में वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो ये हो जाएगा नमी जो है दोस्तों, वो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, नमी हमारा दिया गया है विकल्प नंबर बी पे। तो 190 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा और 191 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट एक सतह की घटना है, स्वेद,
क्वथन या वाष्पीकरण या उत्सादन। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों हमारा वाष्पीकरण, यहाँ पे अगर रखेंगे तो आप क्या रखेंगे, वाष्पी, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा करण। वाष्पीकरण दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 191 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 192 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाएगा, संघनन कहा जाएगा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो 192 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है वाष्पीकरण, ये हमारा दिया गया है 192 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, संघनन द्वारा या परिसमापन द्वारा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये जो दिया गया है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, ये होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन द्वारा। देखिए ऊर्ध्वपातन दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 193 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 194 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हिमीकरण कहते हैं। 194 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हिमीकरण कहा जाता है। विकल्प नंबर 194 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे विलियम, यानी कि सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। विलियम में दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विलियम उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन होता है। फिर कहा गया है कि विलयन निम्न पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है। विलयन उच्च पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। विलयन निम्न पीएच मान वाला अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पे देखेंगे 195 का जो हमारा दिया गया है विकल्प नंबर ए, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारकीय विलयन है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 195 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 195 के बाद हम लोग देखेंगे 196 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि CuCl2 विलयन का रंग डाट डाट होता है। CuCl2 विलयन का रंग डाट डाट होता है। नीला लाल, नीला हरा, लाल हरा, पीला हरा। तो देखिए CuCl2 विलयन का रंग होता है दोस्तों CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड। इसको अगर आप बोलेंगे तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉपर, और आगे लिख देंगे दोस्तों क्लोराइड। देखिए कॉपर क्लोराइड को हम बोलेंगे CuCl2, ये बोला जाएगा कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है। पीले भूरे रंग का, देखिए पीला और भूरा रंग का, तो भूरा तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यानी कि निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करके नीला हरा डाइड्राहाइड्रेट बनता है। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा नीला हरा बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, नीला हरा बन जाएगा। पहले क्या होता है दोस्तों, पहले हमारा जो होता है ये पीले भूरे रंग का होता है। देखिए पहले क्या होता है, पीले और भूरे रंग का होता है, पीले और भूरे रंग का होता है। नमी अवशोषित करने पर, नमी अवशोषित करने पर धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे ये नीला और हरा बन जाता है, नीला और हरा हो जाता है, नीला और हरा हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे हमारा इसका चेंजमेंट होता है। ये दिया गया है हमारा 196 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 197 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। आइजैक न्यूटन ने, मेंडल ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने
या फिर दोस्तों जॉन ब्राउन ने? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन देख लीजिएगा सी पे मौजूद है। 197 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 198 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डाट डाट कहा जाता है। कोलाइड कहा जाएगा, विखंडन कहा जाएगा, निलंबन कहा जाएगा, या विलियम कहा जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? विलियन दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलियन कहा जाता है। यानी कि 198 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 199 नंबर क्वेश्चन, और 199 में दोस्तों देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? यानी कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। निलंबन कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, या फिर दोस्तों पायसन कहलाएगा। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि ये कहलाएगा विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अभी आप जैसे पढ़े हैं कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहलाता है? विलयन कहलाएगा। 199 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आज के इस पार्ट का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें इसका राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है तो यहाँ से हम लिख देंगे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ये देख लीजिएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलायक। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे विलायक। विलायक हमने लिख दिया। विलायक यहाँ पे किस में लिखेंगे? ग्राम में लिखा जाता है। ठीक है, विलायक ग्राम में। पूरे का बटे अगर दोस्तों कर दें तो विलायक, देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया विलायक, विलायक कर दिया, प्लस का विलियन, देख लीजिएगा प्लस का विलियन किसमें दोस्तों? ग्राम में। विलियन ग्राम में, देख लीजिएगा ये हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे? इनटू यहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बस इसी फार्मूले पे सारी वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ पे 47 ग्राम लवण की मात्रा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे? ये जो हमारा विलायक दिया गया है 47 ग्राम बटे विलायक, देखिए फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या दिया गया है? विलायक कितना दिया गया है? ये हमारा देख लीजिएगा कितना दिया गया? 47 ही दिया गया, तो 47 हमने ये रख दिया, प्लस का विलियन कितना दिया गया है? 320 ग्राम विलियन। देखिए ना, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, तो यहाँ पे हमने कर दिया 320 ग्राम। अब दोस्तों देख लीजिएगा 320 ग्राम हमने ये कर दिया, और इनटू यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोग 100। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4700 बटे, और 300 में 320 और 40 360 367 आ जाएगा। इसका जब दोस्तों इसमें भाग दिया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? 12.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 12.8%। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा किसमें? बी ऑप्शन पे। तो 200 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा।
इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको कोई डाउट या डाउट किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप उसको भेज के उसका अपना सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमसे वो पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर प्राप्त करिएगा ग्रुप में जुड़ करके। तो ये सबका लिंक दोस्तों ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मौजूद मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास हमारी चल रही है वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली क्लास चल रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।